Hello student, my name is Keshav and welcome in the second part of revision of quadratic equation। इससे पहले लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालना और उनकी लोकेशन और रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के बारे में देख सके। अब हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस कैसे करते हैं एंड आई सजेस्ट अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे वॉच कर लीजिए सो दैट आपको ये वाला लेक्चर ज़्यादा इजीली समझ आए। तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस जैसे हमने प्रीवियस चीजें डिस्कस करी थी उसी के बेसिस पे करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने उसमें देखा था कि एडिशन ऑफ रूट्स क्या होता था -v/a एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स क्या होता था c/a। अब ये चीज आपकी आ गई। अब मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ax² + bx + c = 0। मैं ये से इसमें डिवाइड कर देता हूँ ax² v/a x + c/a = 0। अब अगर मैं यहाँ पर रूट पुट करना चाहूँ इसकी वैल्यू b/2a की वैल्यू अगर मैं पुट करना चाहूँ तो क्या होगी माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा होगी वैल्यू बेटा इसकी ये इंटू एक्स प्लस c/a की वैल्यू होगी अल्फा इंटू बीटा = 0। या मैं थोड़ी सी और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूँ तो अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या मैं थोड़ी सी और सिंप्लीफाइड कर लूँ तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। मतलब अगर मुझे सम ऑफ रूट पता है और अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट पता है तो x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट मैं करके लिख सकता हूँ। वो ही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये बेसिकली सम वाले फॉर्मूले से आई है, इसे हम ऐसे ही लिखेंगे। तो कभी भी अगर आपको बोला जाए कि अगर आपका रूट है 2 और दूसरा रूट है 3 तो आप इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो कैसे बनाएंगे x² माइनस सम ऑफ दीज टू रूट्स 5 इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू रूट्स 0। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x - 2 इंटू एक्स - 3 = 0। मतलब ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे तो क्योंकि पॉजिटिव है तो माइनस करके लिखेंगे सो दैट x - 2 = 0 के तो x = 2 आ जाए। तो इस वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली ही इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कभी भी अगर हमें वापस फैक्टराइज करना होगा चीजों को तो हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा उसको इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि वो आपका सम ऑफ रूट्स में आए। जैसे 6 है, अब 6 को क्या हो सकता है 2 इंटू 3 है या 3 इंटू 2 है या आपका 6 इंटू 1 है। अब अगर मैंने ये अल्फा ले लिया ये बीटा ले लिया तो अल्फा बीटा अगर मैंने लिया तो ये बात एक ही है। तो अल्फा इंटू बीटा 6 हो गया और अल्फा प्लस बीटा आपका 5 हो गया। इसका मतलब मैंने ये फैक्टराइजेशन सही किया है। अगर मैंने ये अल्फा ले लिया 6 और ये बीटा ले लिया तो अल्फा इंटू बीटा तो 6 आ गया लेकिन अल्फा प्लस बीटा आपका 5 नहीं आया। मतलब ये मैंने फैक्टराइजेशन गलत किया। मतलब अगर मैं 6 को लिख दूं कि x² माइनस 6x माइनस 1 और प्लस 1 प्लस 6 तो इसे मैं सॉल्व करूं तो ये चीज सिंप्लीफाई नहीं होगी। तो ये चीज हमेशा आप सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखें कि इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। जैसे x² माइनस आपको मैं कुछ और एग्जांपल दूं 25x एंड प्लस 25। खैर ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि अगर आप 5 इंटू 5 लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा और फिर अल्फा प्लस बीटा सॉरी यहाँ आपका जो है 10 आ जाएगा। तो ऐसे करें आप कि 10 आ जाए तो अब आप इसके फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हैं। 25 से भी हालांकि हो जाता। तो जब भी हम फैक्टराइजेशन वाले मेथड पे जाएंगे तो हम ये देखेंगे कि हमने ये वाले जो रूट्स हैं इनकी जो फैक्टर हैं वो आपके इसका एडिशन आ जाए तो वो आपका इस तरह के फॉर्मेशन हो जाए। इस पर एनडीए में क्वेश्चन आए हैं कि आपके फॉर्मेशन कभी कभी तो वो डायरेक्टली ही दे देता है, कभी कभी देता है कि एडिशन आपका ये होगा, एडिशन आपका 1/² प्लस 1/β² होगा। तो इस तरह की चीज पूरी सॉल्व कर ली और फिर यहाँ से एडिशन कुछ निकाल लिया x, फिर मल्टीप्लीकेशन के लिए कोई कंडीशन दे देगा वो आपकी निकाल ली भाई और यहाँ पुट कर ली और आपका जो इक्वेशन हो जाएगी वो फाइनली सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सिलेबस में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। लेकिन क्यूबिक इक्वेशन के लिए अगर कभी पूछे तो जैसे हमने सम ऑफ रूट्स वहां भी निकाला था तो उसी तरह से आ जाएगा x² माइनस सम ऑफ रूट x² माइनस सम ऑफ टू रूट्स वो प्लस एंड माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स।
इस तरह से बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस x, और ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन के लिए आ जाएगी। तो बेसिकली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही ध्यान देना है। क्यूबिक इक्वेशन भी हमारे सिलेबस में नहीं है, कभी आ जाए तो ठीक है, लेकिन वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कभी भी नहीं आ रही है। फिर भी आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं, बस एक को आप पहले माइनस लेके चलें, फिर सिंगल रूट्स का स्क्वायर, फिर टू रूट्स का मल्टीप्लीकेशन का एड सम, फिर थ्री रूट्स के मल्टीप्लीकेशन सम माइनस के साथ, और फिर ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब बेटा बात करेंगे कि साइन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या होगा और कैसे होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का साइन डिस्कस करने से पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के ग्राफ एक्सप्लेन करना चाहूंगा, सो दैट ये वाली जो चीज है वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके, इजीली समझ आ सके। तो ये आपका, अब तक हमने पढ़ा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हमें नॉर्मल फॉर्म बनानी पड़ेगी। नॉर्मल फॉर्म हम कैसे बनाते थे, हम क्या करते थे कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, सो दैट ये आपका आ जाए कि y इक्वल्स टू, ये आपका जो इक्वेशन हो जाएगी, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे तो x माइनस ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, कुछ ऐसे करके हम इसको इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी अगर कोई इक्वेशन आएगी तो हम उसे पैराबोलिक इक्वेशन होती है, क्योंकि अगर एक टर्म एक्स स्क्वायर में हो दूसरा हो तो इसकी जो इक्वेशन आएगी वो तो पैराबोलिक आएगी, लेकिन आएगी कैसे वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलिए ए कॉमन ले लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि इसे परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ। तो ए कॉमन ले लिया मैंने, तो मेरा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ये आ गया। फिर 1 अपॉन ए क्या करता हूं मैं, एक्स, ये आपका यहाँ प्लस ही है, ये आपका जाएगा प्लस वी अपॉन 2a का स्क्वायर आ जाएगा, एंड प्लस सी अपॉन ए माइनस वी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। वी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर मैंने जोड़ा और वी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर घटाया, तो जोड़ा वाला जो है वो इसमें आ जाएगा और माइनस वाला हुआ जो आपका इसमें आ जाएगा। तो ये आपकी फाइनल चीज आ जाएगी। अब अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर लूं तो आपका क्या आ जाएगा, वाई ए इक्वल्स टू, और ये आपका अगर मैं इधर कर दूं तो ये आपका जाएगा प्लस वी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ए इक्वल्स टू एक्स माइनस वी अपॉन 2a का स्क्वायर। ये वाली जो पैराबोलिक फॉर्म आ गई, ये आपकी क्या आ गई, इसका जो कोफिशिएंट होंगे एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर, जो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट कितने होगा, एक्स इक्वल्स टू वी अपॉन 2a पर, एंड दिस थिंग y इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पर इसे सॉल्व करें y के लिए तो y इक्वल्स टू वो वाला पॉइंट। तो अगर इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा d अपॉन 4a। तो मैं इसे लिख देता हूँ d अपॉन 4a एक्स माइनस वी अपॉन 2a। तो इसका जो सेंटर आएगा, ओ सॉरी सेंटर नहीं, वर्टेक्स जो आएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का जो वर्टेक्स होता है वो आपका 0 0 होता है, तो जो इसका वर्टेक्स आएगा वो आपका आएगा v अपॉन 2a अब कॉमा d अपॉन 4a। तो कहने का मतलब बस मेरा यही था कि अगर मैं नॉर्मल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरी जो इक्वेशन आती है वो x माइनस वी अपॉन 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस d अपॉन 4a, कुछ इस तरह की इक्वेशंस मेरी आती है। ये आपका प्लस होंगे, सॉरी ये वहां भी आपका प्लस होगा, तो ये जो चीज हो जाएगी ये। तो बस मुझे शेप पता लगाना था, शेप मैंने पता लगा दिया कि x माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। अब ये जो फॉर्मूला जो पैराबोला बनता है, इसका ये बनता कैसे, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का पैराबोला याद हो तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का स्टैंडर्ड पैराबोला हम कुछ इस तरह से बनाते थे। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay का पैराबोला बन जाए, मतलब यहाँ पर अगर माइनस आ जाए, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो हम जो पैराबोला बनाते थे वो इस तरह से बनाते थे। मतलब ये है कि पैराबोला का मुंह उस तरफ ही खुलता था जिस तरफ ही जैसा y होता था। अगर y आपका पॉजिटिव है तो ये ऊपर मुंह खुलेगा, अगर y आपका नेगेटिव है तो ये जो मुंह है वो आपका नीचे खुलेगा। यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर जो y को अफेक्ट करेगा वो है आपका a। तो जब भी a पॉजिटिव रहेगा तो मुंह आपका पैराबोला का ऊपर खुलेगा, और जब भी आपका a नेगेटिव रहेगा तो मुंह जो आपका है पैराबोला का वो नीचे खुलेगा। तो ये a और d पर ही सारी कहानी चलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं, ये तो हमने शेप समझ लिया, अब बात करते हैं पहले केस की। याद कीजिए कि हमारा जब क्या आता था, d ग्रेटर देन 0 होता था, तब हम क्या बोलते थे कि रियल और डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन होंगे। और अगर मैं बोल दूं कि a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 0 क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पैराबोला की शेप बनानी है। मतलब आपके इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे और रियल और अलग अलग होंगे। और अब मुझे दो चीजें पता लगनी कि रियल है और अलग अलग है। अब अगर a इक्वल्स टू 0 है मतलब पैराबोला का शेप ऊपर होगा। अब अगर रियल है अलग अलग है तो पैराबोला का शेप कुछ इस तरह से जाएगा। मतलब x ये है आपका, fx या हम बोले y आपका ये है। मतलब कोई एक वैल्यू अल्फा होगी, एक वैल्यू बीटा होगी, जिस पर आपका fx या y आपका दो जगह 0 होगा। तो ये रियल है, अलग अलग है, और ये इस तरह से है। तो कभी भी बोला जाए कि कोई पैराबोला है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसका मुंह ऊपर को है पॉजिटिव y में, और वो दो जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है, दो जगह काट रहा है, उसका मतलब दो रियल रूट्स हैं। इसका मतलब आपका ये ग्राफ दे दिया जाए तो आप बोल देंगे कि दो जगह काट रहा है तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी दो रूट आएंगे। और आपका मुंह ऊपर है तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्राफ को देखकर चीजें पूछी जाए या चीजें पूछकर ग्राफ पूछा जाए तो आप किसी भी चीज हालत में वो सारी चीजें बता सकें। तो ये पहली कंडीशन थी। फिर इसके बाद कंडीशन क्या थी कि अगर d आपका 0 हो, जब d 0 होता था तो क्या करते थे हम, ये जो रूट्स है वो आपके एक ही होंगे, इक्वल होंगे। अब रूट्स इक्वल हैं तो a ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। तो जो आपका पैराबोला होगा वो कैसे आएगा, पैराबोला आपका एक्स एक्सिस को टच करता हुआ आएगा। क्यों, क्योंकि जो रूट्स है वो आपका एक ही है। ये a ग्रेटर देन 0 के लिए पैराबोला आएगा x इक्वल टू y, या अगर a लेस देन 0 के लिए बनाऊं मैं तो ये आपका a लेस देन 0 के लिए आपका जो पैराबोला होगा वो एक ही आएगा। तो ए का जो चीज है वो क्या सीन अदा कर रहा है इसमें, ए का जो है वो आपका शेप मुंह आपका किस तरह खुलेगा वो आपको ए डिसाइड कर रहा है कि कहां से कैसे मुंह आपका उसका खुलेगा। और एक है सॉल्यूशन, दो है, वो आपका कौन डिसाइड कर रहा है, वो आपका डी डिसाइड कर रहा है। तो या तो आपको बोला जाए कि डी 0 है और ए ग्रेटर देन 0, तब उसका ग्राफ कैसे होगा, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ। या आपको ग्राफ दिया जाए और आपको पूछा जाए कि प्रेडिक्ट कीजिए इसमें रूट्स बताइए आप। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको बता दूं, आपको बोला गया था कि क्वेश्चन वो जो थर्ड कंडीशन एक्चुअली थी। तो अगर आपको कभी बोला जाए कि शब्द वर्ड्स में कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो आप ये बोल दिए। अगर आप ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को दो बार तो आप ए ग्रेटर देन 0 और डी ग्रेटर देन 0 बोलेंगे। और केवल टच कर रहा है तो ये बोलेंगे। अब केवल टच पे आ गए, पहले इंटरसेक्ट पे थे। अब अगर तीसरी कंडीशन होती है कि टच ही ना करे, तो तीसरी कंडीशन हमारी कौन सी बचती है कि a आपका ग्रेटर देन 0 हो और d आपका लेस देन 0। d लेस देन 0 याद करिए, d लेस देन 0 पे हम बोलते थे कि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई भी सॉल्यूशन मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब y आपका कभी भी 0 नहीं होगा। कोई भी आप x की वैल्यू पुट कर लीजिए, जो आपका y है या fx है वो आपका 0 नहीं होगा। तो इस चीज को हम बोलते हैं कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब अगर a ग्रेटर देन 0 है, अब अगर a ग्रेटर देन 0 तो ये ऊपर ही होगा, x एक्सिस पे तो टच करेगा नहीं। क्यों नहीं टच करेगा, क्योंकि अगर x एक्सिस पे कहीं टच करेगा तो y 0 हो जाएगा। तो y हमें 0 करना नहीं है क्योंकि d लेस देन 0 है, y कभी 0 होगा नहीं। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये जो fx की वैल्यू आएगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही आएगी। अगर आप a ग्रेटर देन 0 तो ये fx की वैल्यू लाजमी है, ये पूरा ग्राफ ऊपर ही आएगा, और fx की वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0 आएगी। लेकिन अगर a लेस देन 0 है, अगर a लेस देन 0 है तो वो फिर x एक्सिस को टच नहीं करेगा, फिर पूरा का पूरा x एक्सिस से नीचे ही होगा। तो फिर हम इस केस में कह देंगे कि fx इज लेस देन 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यही से एनडीए 2017 या 16 में क्वेश्चन आया हुआ है कि इफ a graph of parabola is given and that graph will not touch to the x axis, अगर वो ग्राफ x एक्सिस को टच नहीं करता है then what we can predict for the roots। आप रूट्स के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स ऑफ रियल, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड इक्वल, इस तरह की चीजें दी गई थी। तो अगर x एक्सिस पर टच नहीं करता है इसका मतलब कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 के लिए मैंने आपको बता ही दिया। तो सेम केस लेस देन 0 के लिए हो जाएंगे। अगर लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब
मुंह नीचे को होगा और जो एक्स एक्सिस पे 2 बार कट करेगा, क्योंकि 2 रूट्स आपके हैं। अगर आपका एक रूट ही है तो एक बार टच करेगा, अगर आपका कोई रूट नहीं है तो ये ऐसे होगा। तो ये तीनों केस यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। ये एक बार टच किया इसने, क्योंकि d इक्वल्स टू 0 और रूट आपके इक्वल होंगे और a लेस देन 0 है। ये आपका जो है पूरा लेस देन 0, तो ये पूरा नीचे आ गया। अब इस ग्राफ के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि ये वाली चीज है, अब आप ये खुद ही समझ जाएंगे। तो अब हमारा क्या था, अब मैं पहले एक इन सब के ग्राफ बनाता हूँ। पहले मैं पहली कंडीशन लेता हूँ, पहले a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। जब a ग्रेटर देन 0 था, d लेस देन 0 था, इसका मतलब d लेस देन 0, इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर a ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जो फंक्शन है वो पूरा ऊपर रहेगा। क्या मैं बोलूं कि बेटा एफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑलवेज ग्रेटर देन 0? बिल्कुल भाई, पूरा अगर a ग्रेटर देन 0 तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो ऊपर ही एग्जिस्ट करेगा। तो ये वाली जो चीज है वो ग्राफ से है। दूसरी कंडीशन क्या है कि a ग्रेटर देन, अगर आप इसकी ही कंडीशन समझिए कि अगर a आपका लेस देन 0 कर दिया जाए और d आपका a लेस देन 0 और d आपका लेस देन 0। d लेस देन 0 मतलब ग्राफ आपका x एक्सिस पे कट नहीं करेगा, और a लेस देन 0 मतलब ग्राफ नीचे की ओर होगा। अगर नीचे की ओर हो और x एक्सिस तक जाए ही ना, तो मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इज लेस देन 0। तो एफ एक्स इज लेस देन 0। फिर नेक्स्ट कंडीशन, अगर a ग्रेटर देन 0 और d इक्वल्स टू 0, मतलब ग्राफ x एक्सिस पर टच करेगा और मुंह ऊपर की ओर खुलेगा। तो ये वाली जो चीज है, मतलब एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ऊपर तक तो रहेगा एफ एक्स वाई की वैल्यू, लेकिन इक्वल भी 0 के आ सकती है। फिर अगर डी ए लेस देन 0 हो तो ये यही पैराबोला ऐसा बनेगा, और यही जो वैल्यू हो जाएगी वो 0, क्योंकि टच कर रहा है तो एफ एक्स की वैल्यू 0 आ सकती है। फिर तीसरी कंडीशन है, अगर ए आपका ग्रेटर देन 0 और डी भी ग्रेटर देन 0 और डी ग्रेटर देन 0, मतलब आपका जो रूट्स होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे, और ए ग्रेटर देन 0 मतलब पैराबोला का मुंह आपका ऊपर की ओर खुलेगा। अब इस केस में आप एफ एक्स के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है, लेकिन फिर भी हम यहाँ तक अल्फा तक या बीटा तक हम बता सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक क्या आपका वो पॉजिटिव होगा। तो इस केस में अगर हम बोले कि एफ एक्स ग्रेटर देन 0, एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव होगा, तो हम बोल सकते हैं कि माइनस इनफाइनाइट से अल्फा तक आपका पॉजिटिव होगा। अच्छा, अल्फा आपको छोड़ देना है, क्यों? क्योंकि अल्फा पे आपका जो रूट्स है वो आपके 0 हो रहे हैं, एफ एक्स आपका 0 हो रहा है। यूनियन बीटा से आपका इनफाइनाइट तक, मतलब इस वाले पोर्शन में आपका ग्रेटर देन 0 होगा, इस वाले पोर्शन में आपका ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आपका एफ एक्स मैं लेस देन 0 के लिए बताऊं कि कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो आपका अल्फा कॉमा बीटा, फिर मैं बोल रहा हूँ अल्फा बीटा को छोड़ देना है, क्यों? क्योंकि अल्फा और बीटा पे आपका एफ एक्स 0 हो जाता है, या वो वाले जो चीजें वो आपके रूट्स हैं, तो इसीलिए हम उनको कंक्लूड नहीं करेंगे। फिर सेम इसी तरीके से अगर a लेस देन 0 हो, a लेस देन 0 हो और d ग्रेटर देन 0 हो, तो अल्फा आएगा, बीटा आएगा। और अब आपका पॉजिटिव पोर्शन कौन सा होगा? अब अगर आपका मैं नेगेटिव पोर्शन काउंट करूं, जैसे ये नेगेटिव पोर्शन काउंट किया तो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा और बीटा से इनफाइनाइट, ये आपका नेगेटिव पोर्शन हो गया। और पॉजिटिव पोर्शन कौन सा होगा? ये आपका वाला पॉजिटिव पोर्शन हो गया। तो ये वाली जितनी भी सारी कंडीशंस है, ये वाली सारी कंडीशंस आपकी आई हैं ग्राफ से। बस आपको ग्राफ याद रखना है। ग्राफ आप मन में बैठा लीजिए कि a ग्रेटर देन 0 है तो मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, और अगर d ग्रेटर देन 0 मतलब 2 बार आपको काटेगा x एक्सिस पे। अगर d इक्वल्स टू 0 है आपका तो केवल टच करेगा, अगर d आपका लेस देन 0 है तो टच भी नहीं करेगा, ना टच करेगा ना कुछ करेगा, आपका ऊपर रहेगा। तो इस केस में एफ एक्स आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ये वाला केस। तो कभी भी बोला जाए किसी भी इक्वेशन में कि एफ एक्स इक्वल्स टू 0, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो हम चुपचाप उसका d लेस देन 0 कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे। फिर सेम चीज अगर आपको a लेस देन 0 के लिए बोला जाए कि a लेस देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ नीचे की ओर होगा। फिर d इक्वल्स टू 0 है, a लेस देन 0 है तो ऐसे कुछ करेगा, और d लेस देन 0 मतलब एक्स एक्सिस से नीचे होगा, और एफ एक्स ऑलवेज लेस देन 0 होगा। तो कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज लेस देन 0 है, तो डी आपका क्या करेंगे? लेस देन 0 करेंगे, और जो ए होगा यहाँ पर ए, वो आपका लेस देन 0 करेंगे। ए लेस देन 0, डी लेस देन 0 कंडीशन लगाएंगे, ए बी सी में आप कोई कंडीशन फाइंड कर लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी ग्रेटर देन, ये वाली दो कंडीशन ही आपको ज्यादा आती है कि ऑलवेज लेस देन 0 या ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों कंडीशन में डी आपका जो होता है वो लेस देन 0
होता है, और ए के बेसिस पे आपके ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो वाली चीजें चलती हैं। तो ये वाले पोर्शन से भी एनडीए में क्वेश्चन आए हैं, बस आपको ग्राफ थोड़े से याद रखना है और बाकी सारी चीजें इजीली ही आप ए के बेसिस पर फाइंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जैसे मैंने पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए चीजें सॉल्व करके दिखाई थी। अगर आपका ये ए इक्वल्स टू जीरो है और आपका ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ बेटा कैसे बनता है, इस तरह से कुछ बनता है। और ये वाली x1 और x2 की वैल्यू अगर मैं x1 लूँ, ये x2 लूँ, तो ये आपकी क्या आ जाती है, x1 x2 वही x माइनस बी प्लस माइनस वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक के लिए प्लस आ जाएगी, एक के लिए माइनस। और ये वाला जो पॉइंट जैसे हमने वहां पर सॉल्व किया था, यहाँ पर भी इन्होंने सॉल्व किया हुआ है। ये आपका क्या आ जाता है, v अपॉन 2a और माइनस d अपॉन 4a। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस डी अपॉन 4a, या d को वी स्क्वायर माइनस 4ac रख दें तो वी स्क्वायर वो 4ac माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा। और ये किस पर अकर होगी, v माइनस 2a पर। तो इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड है। एक तो जैसे मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल लें और वहां से पैराबोला का वर्टेक्स निकाल लें। अब जब जो वर्टेक्स होगा वही लोएस्ट पॉइंट होगा। या आप ऐसा करें कि इसको डिफ्रेंशिएट कर दें और सेकेंड डेरिवेटिव वाले टेस्ट से आप करें, तो 2ax प्लस वी इक्वल्स टू 0 और एफ एक्स आपका 0 होना चाहिए, ये एफ एक्स आपका v 0 माइनस वी अपॉन 2a पर होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें और इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो जो आपकी लोएस्ट मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपकी d अपॉन 4a। हालांकि ये एनडीए में पूछा नहीं गया है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए, फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, मैं आपको ये बता रहा हूँ। सेम उल्टा उसका उल्टा हो जाएगा। अगर आपका a लेस देन 0 है तो ऑब्वियसली मुंह जो है आपका वो नीचे की ओर खुलेगा, और मुंह नीचे की ओर खुलेगा तो जो x आपका है, अच्छा ये वाला जो सॉरी मैं ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस इधर बना रहा हूँ, एक्चुअली ये इधर होगा, क्योंकि ये वाले जो दोनों कोऑर्डिनेट है ये आपके नेगेटिव होंगे। तो हालांकि फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स की वैल्यू है वो एग्जैक्ट है। अगर सपोज दैट बी की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो आपका ये भी इधर भी हो सकता है। तो इधर भी बनाऊं या इधर बनाऊं गलत नहीं है, लेकिन आपकी v की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव है तो मेरा इधर वाला सही है, अगर v की वैल्यू नेगेटिव है तो मेरा इधर वाला सही है। तो आप कुछ फिक्स कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम नोटेशन के लिए आप कैसे भी ले सकते हैं। तो नोटेशन के लिए मोस्टली बुक्स में ये वाला जो एक्सेस होता है वो हटा ही देते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। फिर जब वो लेस देन होगा, फिर आपका जो मिनिमम भी होगा माइनस वी अपॉन 2a पर, और सेम ही उसके लिए भी वैल्यू आती है डी माइनस डी अपॉन 4a। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू सेम ही है, क्योंकि पॉइंट तो सेम ही वैल्यू आएगी, तो वही सेम वैल्यू आपकी आती है। तो ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हो गई। हालांकि एनडीए में ज्यादा क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं आया है। तो एक नेक्स्ट और लेते हैं, मेथड ऑफ सॉल्व ऑफ फैक्टोरियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इस तरह की चीजें रेंज में यूज होती थी। जैसे आप फंक्शन में पढ़ते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड 2x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, इस फंक्शन की आप रेंज बताइए। तो हम क्या करते थे कि y को इसको एज्यूम कर लेते थे और फिर y में मल्टीप्लाई करके y में आपकी जो है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर में आपकी इक्वेशन बना देते थे। जैसे एक्स स्क्वायर में इक्वेशन क्या है कि 1 माइनस 2y यहाँ मल्टीप्लाई होगा, उधर आ जाएगा, प्लस एक्स 1 माइनस ये आपका 3x होगा, 3y प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इस एक्स स्क्वायर की क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स होने के लिए क्या होना चाहिए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू भी 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इक्वल भी आपका रियल ही होता है। तो रियल होने के लिए क्या है, मैं 1 माइनस 3y वी स्क्वायर और माइनस 4a इंटू सी 1 माइनस ए, ये आपका ग्रेटर देन 0 कर दूंगा, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी y आपकी रेंज को बताएगी। तो कभी भी रेंज आपकी जब भी निकालना होता है, हालांकि ये फंक्शन वाले चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैंने आपको बताया कि आप इसे y एडजस्ट कर लेंगे। हालांकि एनडीए में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली इस वाले फॉर्म में नहीं आए, या इस वाले फॉर्म के क्वेश्चन मिलेंगे तो वो आपको फंक्शन वाले चैप्टर में मिलेंगे, वहां हमने डिस्कस किया है इस चीज को दोबारा। तो मैंने यहाँ आपको दोबारा बता दिया, बस y एज्यूम करके आप उसका d ग्रेटर देन 0 करके निकाल सकते हैं। d ग्रेटर देन 0 क्यों करते हैं वो चीज यहाँ पर समझने वाली है, क्यों, क्योंकि उसकी जो एक्स स्क्वायर के जो रूट्स है वो आपको रियल रहे।
अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इन इक्वेशंस। इन इक्वेशंस मतलब जो इक्वेशंस हमारी इक्वेशन नहीं हो। हमने बहुत देर पहले पढ़ा था ए स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जब जीरो हो तब तो हम इसे इक्वेशन बोल देते हैं, लेकिन अगर ये नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो में क्या आ जाएगा, या तो ग्रेटर देन जीरो होगी या आपको लेस देन जीरो होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी ग्रेटर देन जीरो हो या लेस देन जीरो उस टाइप को हम कहते हैं इन इक्वेशन, या ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो या लेस देन इक्वल्स टू जीरो हो। तो ये जो चीजें होती हैं ये इन इक्वेशंस कहलाती है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बेसिकली ये सॉल्व तो आपको इजीली हो जाएंगे, जैसे x माइनस टू और x माइनस थ्री फैक्टराइजेशन करके आया आपका ग्रेटर देन जीरो। जैसे मैं आपको सारी कंडीशंस बताना चाहूंगा कि x माइनस टू और x माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो। दूसरा आपका आया ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब इन सबके सॉल्यूशंस कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ये चीज आई लेस देन जीरो, फिर ये चीज आई लेस देन इक्वल्स टू जीरो। अगर ये चीज ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब ये वाली जो चीज है इनका मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब x आपका क्या होगा, अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं 2 और 3, x होगा छोटे वाले से छोटा और बड़े वाले से बड़ा। मतलब अगर मैं x को लिखना चाहूं तो s कैसे लिखूंगा, x इज बिलोंग टू माइनस इन्फाइनाइट से 2। अब यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो मैं भी 2 को इंक्लूड नहीं करूंगा, 3 से इनफाइनाइट। ये आपका इसका सॉल्यूशन होगा। अगर यही इक्वल टू आ जाएगा साइन में और ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो मैं इसी को कैसे लिखूंगा, 2 से बड़ा और 2 से छोटा, 3 से बड़ा, लेकिन ये वाले जो पॉइंट है यहाँ एक्सक्लूड है, यहाँ पर पॉइंट इंक्लूड है। मतलब आप कैसे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, माइनस इन्फिनाइट से माइनस टू यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इक्वल्स टू में और अनइक्वल्स टू में बस यही अंतर है, नॉट यहाँ इक्वल टू नहीं है तो बस पॉइंट इंक्लूड करें या ना करें। अच्छा ये आता कैसे है तो वो चीज अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको मेथड केवल डिस्क्राइब करना चाहूंगा। अगर दिस थिंग इज लेस देन जीरो मतलब ये वाली चीज लेस देन जीरो है तो ये बहुत इजी होता है। अब ग्रेटर देन जीरो के लिए बाहर वाली चीजें थी तो लेस देन जीरो के लिए अंदर वाली चीजें आ जाएंगी। मतलब सॉल्यूशन आपका 2 से 3 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। मतलब आप x बोल सकते हैं कि x इज एग्जिस्ट बिटवीन 2 to 3। अगर आप ये इक्वल है तो यहाँ पर एक्सक्लूड कर जाएंगे, इसीलिए मैंने इक्वल टू नहीं लगाया। अगर ये आपका लेस देन इक्वल्स टू है तो x आपका आ जाएगा x इज बिटवीन लेस देन 2 एंड लेस देन 3। मतलब 2 से 3 के बीच में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये सॉल्यूशन लिखने का तरीका है। हालांकि इक्वेशन और फंक्शंस वाले चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ बताया फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस। इसको करने देखिए करते कैसे हैं, जैसे अब ये वाली जो चीज है ये पॉजिटिव है, अब ये वाली चीज कब पॉजिटिव होगी, या तो भाई ये दोनों चीजें पॉजिटिव हो, मानते हो आप, ये दोनों चीजें पॉजिटिव हो या ये दोनों चीजें नेगेटिव हो। अब ये दोनों चीजें पॉजिटिव आप बताइए मुझे कब होगी, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, ये दोनों चीजें पॉजिटिव कब होंगी, जब ये दोनों चीजें जब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो जाए। अगर आप 3 से वैल्यू बड़ी होगी तो ये वाली तो पॉजिटिव हो ही जाएगी और ये वाली ही पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब 3 से जितनी भी ज्यादा वैल्यू आएंगी वो सारी वैल्यू के लिए ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, मतलब हमारे सॉल्यूशन में एग्जिस्ट कर जाएंगी। या ये दोनों ब्रैकेट आपकी नेगेटिव हो, दोनों ब्रैकेट नेगेटिव कब आएंगी, जब x की वैल्यू छोटी वाली से भी छोटी हो, 2 से भी छोटी हो तो यहाँ नेगेटिव आएगा। अगर 2 से छोटी होगी तो ऑब्वियसली बात है 3 से भी छोटी होगी तो ये वाली भी नेगेटिव आ जाएगी। मतलब सॉल्यूशन यहाँ एग्जिस्ट कर जाएगा। बीच में एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बीच में अगर एग्जिस्ट कर जाएगा मतलब 2 से बड़ी 3 से छोटी, मतलब एक ब्रैकेट पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो लेस देन जीरो हो जाएगा। तो जब भी बीच वाला सॉल्यूशन होगा वो इसमें एग्जिस्ट करेगा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये लेस देन जीरो होगा। तो लेस देन जीरो के लिए इसीलिए ये सॉल्यूशन आता है, ग्रेटर देन जीरो के लिए ये सॉल्यूशन आता है। तो कभी भी आपसे ये डेफिनेशन या ये कुछ नहीं पूछा जा रहा है, बस आपको ये चीज कहीं कहीं आ जाएगी और उस चीज की सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपको सॉल्यूशन लिखना है। जैसे इसका अगर मैं लिखूं तो 2 to 3 आप सिंपल लिख सकते हैं और इसका x बिलोंग्स टू 2 to 3 कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये आपके सारे सॉल्यूशन हो गए, सारी चीजें हो गई, वो मैंने आपको डिस्कस की। फिर सेम चीज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सॉल्यूशन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप
श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, वहां से भी निकाल सकते हैं, और वहां से निकाल के जैसे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आप हो, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0, वैसे आप लेकर उस चीज को वैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के लिए सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 0 और x प्लस वाई ग्रेटर देन 0, इन सब चीजों के आप सॉल्यूशन डायरेक्टली जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड से निकालते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर से घटा बढ़ा के मैंने निकाल लिया, उस तरह की चीजों से ही इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। या आप x को एक फॉर्म में लिख लिया, x इज ग्रेटर देन 4 माइनस 4y अपॉन 3, और इसको दूसरी इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया, वहां से निकालते हैं। तो टू इक्वेशंस के साथ जैसे अब 3x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x माइनस वाई इक्वल टू 0, जैसे इसके साथ डील करते थे हम मल्टीप्लीकेशन इसके कोफिशिएंट इक्वल करके, तो वही आपको यहाँ पर है। हालांकि इसके क्वेश्चंस एनडीए में नहीं आए, फिर भी मैंने आपको बताया। तो गाइस यहाँ फिनिश करते हैं हम एनडीए का लेक्चर। बस एनडीए में आपको डी वाले चैप्टर, डी वाली चीजें और रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, और लास्ट चीज है आपके उसके ग्राफ और उनका रिलेशन, वो सारी चीजें याद करना है। और इन 3 चीजों को याद करके मोस्टली आपके मैं कहूँ ऑलमोस्ट क्वेश्चंस एनडी के बन जाएंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।